नमस्कार, वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिबू खान, संवाद शिबू खान में आज हम पहुंच चुके हैं लोकसभा अमेठी क्षेत्र में, जहां पे हमने जनता से जाना है चुनावी हाल, जिसमें जनता ने बताई है वहां की वास्तविकता। हम मौजूद हैं जायस क्षेत्र में। जायस से मिला हुआ एक ग्राम पंचायत है जो ऑन रोड कौन सा है बाबू, बहादुरपुर है। ये अंचल कुमार जायसवाल जी की एक दुकान है जहाँ पे लस्सी पीते हुए यहाँ पे मतदाता चुनावी चर्चा कर रहे थे। हमारी गाड़ी इनकी चुनावी चर्चा में शामिल होते हुए बैठ गए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ पे क्या है माहौल। दर्शकों को बताया चले कि ये जायस क्षेत्र बहुत ही फेमस जगह में से है। यहाँ पे साहित्यकार, सूफी संत या यूँ कहें कि हिंदी और उर्दू का एक अदब का जगह माना गया है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया है। अवधी भाषा का भी एक पहचान दिलाने वाली ये जायस है। मलिक मोहम्मद जायसी जैसे सूफी संतों का नाम तो आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा है यहाँ की मधुर भाषा, लोगों में एकता, हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे मिसाल कायम होती है। लेकिन चुनावी रंग में कुछ ऐसे भंग मिला है कि कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता सा नजर आया है। राहुल गांधी ने एक बात कही है कि हम नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान चलाने आए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम नारायण कनौजिया है। मैं प्रॉपर अस्थाई जायस का निवासी हूँ और मैं वहाँ का 3 बार नगर पालिका का अध्यक्ष रह चुका हूँ। वो चेयरमैन साहब, एक चीज ये जानेंगे कि चुनावी माहौल है, कांग्रेस और भाजपा की टक्कर यहाँ मानी जा रही है, आप किस नजरिए से देखते हैं? कांग्रेस और भाजपा का जहाँ टक्कर का मामला है, कांग्रेस के टक्कर पे भाजपा है ही नहीं, लड़ाई से बहुत दूर है। और चूंकि यहाँ पे जो प्रत्याशी दिया गया है वो 40 सालों से क्षेत्र में एक कांग्रेस के वफादार सिपाही की तरीके से काम करता चला आया है और आज क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के कार्यकर्ता सब उसको भली भांति जानते हैं और प्रत्याशी स्वयं भी उनको जानते हैं और कार्यकर्ता भी सब उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं, सबका आवाज तक लगभग जानते हैं, नाम निशान तक सब जानते हैं। इस प्रकार से इनका चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि केएल शर्मा जी ये राहुल जी के हनुमान है और ये सर्वगुण संपन्न है। ये राजनीति में भी परिपक्व हैं, ईमानदार है, दूरदर्शिता इनमें है और कठिन परिश्रमी है और पार्टी के प्रति वफादारी का ही इन्हें पुरस्कार दिया गया है कि पार्टी ने इसमें विश्वास जता करके इन्हें यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है। स्मृति ईरानी तमाम तरीके के दावे और वादे कर रही है कि हमने ये किया है, ये करने वाले हैं। क्या जनता यहाँ अमेठी की जनता इनके झांसे में आने वाली? जनता तो इसी इंतजार में रह गई कि जब वो कह रही थी कि 13 रुपए किलो चीनी बिकवाऊंगी, इंतजार में रह गई कि अभी तो 5 साल में 13 रुपया किलो नहीं आई, बल्कि 400 का सिलेंडर जो है 1200 पे पहुंच गया। और महंगाई के मामले में तो क्या बतावेगी, 80 रुपए का कड़वा तेल 200 रुपए पे पहुंच गया। महंगाई से तो सारे लोग पीड़ित हैं। शिक्षा की तरफ देख लीजिए, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कितने लड़के जो है ओवर एज हो रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, हर बार पेपर लीक हो रहा है। अभी परसों फिर पेपर लीक हुआ। इस प्रकार से उसमें क्या होता है, 2-4 लोगों को उठा करके पेपर लीक वालों को जेल भेज दिया। अब कब वो वापस आ जाते हैं, लड़कों का पैसा नुकसान होता है। एक फॉर्म भरने में कम से कम 500-700 हजार रुपए तो पड़ते ही हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से पूर्व चेयरमैन जायस ने अपनी बात रखी और बताई कि माहौल किस पक्ष में जा रहा। हमारे साथ और भी यहाँ पे मतदाता के रूप में वरिष्ठ मतदाता हमारे साथ दादाजी बैठे हुए, हम इनसे भी जानेंगे। अपना नाम बताएं। जयशंकर पांडे। पांडे जी, कितने सांसदों का आपने अब तक चुनाव किया है अपनी उम्र में? मैं जब इंदिरा गांधी के समय से लेकर के लगातार सक्रिय रहा इस राजनीति में। यहाँ हमारे यहाँ एक आए थे विद्याधर वाजपेयी जी भी यहाँ रह चुके हैं सांसद, उसके बाद संजय जी। पहले तो शुरुआती दौर में यहाँ पे हमारे जो शुरुआती दौर था तो यहाँ फिरोज गांधी का ही क्षेत्र हुआ करता। उसके बाद फिर विद्याधर एक आए थे ठाकुर साहब हमारे,
उनका नाम राजेंद्र प्रताप सिंह, वो रहे, अल्पकालीन है 2.5-3 साल। फिर विद्याधर वाजपेयी को सीट मिली, वो भी जीते। और यहाँ पे तब इक्के से प्रचार होता था, साइकिल से इक्का चलता था। और हम लोग कभी ना तो कोई पारिश्रमिक लेते थे, ना कहीं होता था, लेकिन उत्साह बच जाते थे कि हम भी एक यहाँ पे नए भारत का निर्माण होगा। यहाँ पे को बताया जाता था कि गरीबी दूर होगी, गरीबी हटाई जाए, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था इंदिरा जी ने बाद में। तो इन सब चीज़ों को देखा। यहाँ पहले हमारे यहाँ तो एकदम सूखी सड़कें थी, यहाँ पे कंकड़ की बड़ी सड़क थी। गांधी परिवार की कुछ यादें बताएंगे आप? अब गांधी परिवार तो यहाँ जब हमारे यहाँ विशेष संजय गांधी आए सबसे पहले 1977 में, और 75 में कुछ काम करने आए थे, जहाँ हम लोग गए तो अमेठी में श्रमदान किया। 3-3 महीने हम लोग जुटे थे, ये हमारे साथ यहाँ साथी ये भी साथ थे हमारे। 3 महीने हम लोगों ने वहाँ श्रमदान किया, अमेठी की नालियाँ बनवाई, अमेठी को साफ किया और खड़िंजा के लगा के रास्ते बनाए गए। एक दूसरा जायज से एक कस्बा है जायज, उससे एक सड़क जाती है जिसको मेवाल राम रोड कहा जाता है, उसमें हम लोगों ने श्रमदान कराया। इसमें हमारे ये सहयोगी रहे और कई हमारे ख्याल में तो पूरा गाँव ही उस समय था। मोहना एक गांव है हमारा, निजी मोहने का रहने वाला हूँ मैं, तो वहाँ से भी 107 किलोमीटर की हम लोगों ने श्रमदान से तैयार किया। उसमें 1 पैसा सरकार का नहीं लगा, बाद में सरकार ने उसको पक्का कर दिया। बीते 5 वर्षों में स्मृति ईरानी भाजपा की यहाँ सांसद रही हैं। इस 5 वर्ष में अमेठी ने क्या खोया क्या पाया? अमेठी ने खोया है, पाया कुछ नहीं। हमारे यहाँ एक मनुष्य कल्याण केंद्र यहाँ खुला था, जिसमें वो मनुष्य कल्याण केंद्र में चल रहा था एक राजीव गांधी महिला परियोजना। हमारे क्षेत्र की महिलाओं को वहाँ स्वावलंबी बनाने के लिए मोमबत्ती का व्यवसाय करना सिखाया गया, मोमबत्ती बनाना सिखाया गया, सिलाई कढ़ाई सिखाई गई, स्वेटर बुनने का एक मशीनें दिखाई गई, लोगों को दी गई, लोगों को बांटा गया, सब चली। उसके बाद वो आते ही उन्होंने उसको बंद करा दिया। वो परियोजना खत्म हो गई एकदम से। उन्होंने बताया कि यहाँ जो चल रहा है दूसरे की जमीन में चल रहा है, लगाया टिकड़ा, वो बंद हो गया, तो बंद पड़ा हुआ है। दूसरी चीज नई यहाँ जो कोई नया निर्माण नहीं हुआ, नई कोई स्कीम आई। सड़कें जो बनी पहले के समय पर चौड़ीकरण करना हुआ तो सन 11 में हुआ, उस समय सरकार हमारी ही थी, कांग्रेस की थी। हमारी क्या सरकार, कांग्रेस थी। इस सड़क को बनाने में 11 में खुदाई हुई, और ये अब बताते कि हमने 14 में कहे थे आए, सड़क पहले से बनी। चीज़ें सब यहाँ की पहले हैं, जो भी बना हुआ न्यूज़ रखा हुआ जो पहले का है। राजीव गांधी ने लिंक रोडें बनवाई सब। राजीव गांधी के बाद से फिर कुछ दिन तो यहाँ ठंडा था, फिर जब ये आई तो जब लोग दोबारा आए, जब सोनिया जी आई, फिर इसको फिर चैतन्य किया। आज ये हालत, स्कूल की बात जो करें आप, तो यहाँ जो महिला कॉलेज है उसमें टीचर महिला है ही नहीं, पुरुष पढ़ाते। विडम्बना, सबसे बड़ी विडम्बना है कि वहाँ पे पुरुष टीचर रखे गए, और बाकी हमारे काम में टीचर तो कहीं है ही नहीं। पूरे जो आपके सृजन पद होता है उसमें नहीं। तो आपने सुना कि किस तरीके से दादा ने सारी चीजें बताई कि सिर्फ 5 साल में सिर्फ यहाँ की जनता ने खोया है, पाया कुछ नहीं है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद है। सर, अपना परिचय दीजिए। राम नरेश त्रिपाठी, ग्राम प्रधान नगदेयापुर। भाजपा का नारा है 400 पार, क्योंकि आप बहुत पुराने राजनीतिक भी हैं, तो क्या लगता है, क्या माहौल है? भाजपा का नारा 400 पार है, लेकिन ये 4 लाख से हारेंगे। 400 पार इनका नहीं होगा, 4 लाख से ये हारेंगे। इसलिए कि यहाँ का जो प्रत्याशी है के.एल. शर्मा, वो 40 साल से कार्यकर्ताओं के बीच में रहा है और एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। यहाँ का हर कार्यकर्ता के.एल. शर्मा है और वो के.एल. शर्मा की तरह मेहनत कर रहा है। क्या लगता है स्मृति ईरानी से कितने की भारी अंतर का आप लोग आकलन कर रहे हैं? ये कम से कम 4 लाख वोटों से पीछे जाएंगी। वो एक एक्सीडेंट था, इसको आप सिस्टम की कमजोरी कह लीजिए या सिस्टम ने हराया था, ये कह लीजिए। अब की चुनाव होगा और पूरे कार्यकर्ता डटे रहेंगे, इनको 4 लाख से हराएंगे।
बीते दिने स्मृति ईरानी जी का एक इंटरव्यू छपा है हिंदुस्तान में, और भी भाजपा कार्यकर्ता कहते रहते हैं कि राहुल गांधी डर के अमेठी से भागे हैं। क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी जो है वो डर कर भागे नहीं है। राहुल गांधी ने इनको 5 साल का पूरा मौका दिया कि इनको जो कार्य करना हो कर लें। ये कहने का मौका ना मिले कि राहुल गांधी अड़ंगा लगा रहे थे इसलिए हमें कार्य करने का मौका नहीं मिला। तो इनको फुल मौका दिया कि जो भी आपको कार्य करना है कर लीजिए, कहने के लिए ना रह जाए। ये भाग्य नहीं है, इन्होंने मौका दिया है कि आप 5 साल पूरा काम कीजिए। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल तो एक काला इतिहास लिखा जाना चाहिए, इसलिए कि मेरी 70 साल की इस समय वर्तमान में उम्र है और ये गरीबों के लिए तो बिल्कुल ही सरकार बेकार है। इसलिए बेकार है कि जैसे मेरी 70 साल की उम्र है और मुझे सीनियर सिटीजन का लाभ मिलता था ट्रेनों में, इन्होंने सीनियर सिटीजन की सुविधा हटा दिया। तो ये पूरा सीनियर जो 60 साल से अब का है इनको वोट नहीं करेगा, पहली बात तय है। क्यों करेगा? और हमारे यहाँ एक संजय गांधी हॉस्पिटल था, उसमें मौतें होती रहती हैं। मतलब मौतें तो अक्सर अस्पतालों में होती रहती हैं, आम बात है। और उसमें एक मरीज की मौत हो गई, उसके लिए इन्होंने उस पूरे हॉस्पिटल को बंद कर दिया, भाई ताला लगवा दिया। और आप ये बताइए कि हॉस्पिटल में मान लिया किसी डॉक्टर की कमी से अगर मरीज मर गया तो उस डॉक्टर को सस्पेंड करते, जिसमें लाखों लोगों का प्रतिदिन इलाज होता है, उस हॉस्पिटल को बंद करके इन्होंने जनता में क्या संदेश दिया? सारी जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये इनका इतिहास है। भाजपा तो गिनाते हैं कि पुल बना दिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया। पुल तो नहीं बनाया इन्होंने, ये जरूर किया है इन्होंने कि पुल को खराब करने का काम किया है। जो जनता और सरकार के बीच में एक पुल हुआ करता है प्रतिनिधि, वो उसका इन्होंने हाँ सिस्टम खराब किया है। इनकी एक तानाशाही है। अगर मोदी जी जो कहें वही आप कहें तब तो आप ठीक है, और अगर आप लाइन से हट के कोई बात किया तो ना आप सनातन धर्म के हैं और ना अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्या सिर्फ भाजपा वाले ही सनातनी रह गए हैं? नहीं भाई, वही तो मैं कहता हूँ कि सनातन तो बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। और ये चाहते हैं कि जिसको मैं सर्टिफिकेट दूं वही सदियों से सनातनी है। जैसे आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी जो है वहाँ नहीं गए इनके आमंत्रण पर रामलला के दर्शन करने, तो वो सनातनी नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, राम तो कण कण में बसे हुए हैं, किसी के कहने से कोई दर्शन करने थोड़ा ही जाएगा, उसका तो जन्म सिद्ध अधिकार है सनातनी का। तो आपने सुना कि प्रधान जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि अल्लाह, भगवान, ईश्वर या श्री राम सबके दिलों में बसते हैं, कण कण में, रोम रोम में बसते हैं। यहाँ पे शो ऑफ यानी दिखावा जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ इसकी ही रोटियां सेक के अपना चुनावी लाभ लेने की बात करते हैं। हमारे साथ युवा वर्ग से भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम? श्रीमान जी, मेरा नाम रविकांत पांडे और वर्तमान में मैं एक सहायक अध्यापक हूँ। तो क्योंकि आप अध्यापक हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, अध्यापन क्षेत्र में अगर बात करें तो बहुत सारे ही शिक्षा समाज से जुड़े लोग आज अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, आंदोलन देते हैं। या ऐसे में ये बताइए कि सरकार की पॉलिसी क्या ऐसे शिक्षकों जैसे शिक्षा मित्र हैं या आशा बहुएं हैं
इन लोगों के विरोध में चल रही है, क्योंकि कोई रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है? आप किस नजर से? मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरे अनुभव के मुताबिक मैंने अभी तक अपनी उम्र में यही देखा है कि जो भी शिक्षा मित्र या अध्यापक हुए हैं उन सबको सिर्फ इस गवर्नमेंट से पीड़ा ही पीड़ा मिली। जो भी एग्ज़ाम हुए या जो परीक्षाएं हुई हैं उनको अंततः विद्यार्थियों के संघर्षों के पश्चात रद्द ही कर दिया गया। सरकार ने बिल्कुल भी ये निष्कर्ष नहीं सोचा या फिर ऐसा नहीं सोचा कि विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। एक गरीब वर्ग या फिर एक गरीब इंसान या एक गरीब छात्र किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को दिनों रात मेहनत करके पूरा करता है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, परंतु कुछ ही क्षणों में उसके सपने को वहीं पर पल भर में चकनाचूर कर दिया जाता है। अभी मैं हाल ही की बात करूं तो वो एग्ज़ाम मैंने खुद दिया है समीक्षा अधिकारी का। यहाँ से मैं गया हुआ था अमेठी, वहाँ एग्ज़ाम दिया, दूसरे दिन पता चला कि उसका पेपर रद्द हो गया। 500, 600 या 1000 रुपये तक का फार्म आता है, फिल किए। तो अत्यंत संघर्षों के बाद भी यही देखा जा रहा है कि युवा वर्ग आखिर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। हर प्रकार से उसको सिर्फ कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ मिली हैं। मैंने अनुभवी लोगों के मुखार बिंदु से ये भी सुना है कि ये सिर्फ कहा जाता है कि ये सरकार सिर्फ बनिया लोगों की है। मैंने ऐसा सुना है। तो जहाँ तक पूंजीपतियों की है, बनियों की है, अब ये तो वही बता सकते हो क्योंकि उसका लाभ हो पा रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड ने बताया, अभी तो क्लियर कर दिया है जी। तो इत्यादि समस्याएं हैं। और अगर महंगाई की चर्चा कर ली जाए तो आज कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसी चीज नहीं है जिसका रेट हाई फाई ना हो। एक सामान्य व्यक्ति उस चीज को खरीद नहीं सकता है, चाहे वो छोटी छोटी चीज क्यों ना हो, बड़ी बड़ी चीज क्यों ना हो। और देश के कर्ज की अगर बात की जाए तो काफी कुछ कर्ज भी पहुंच गया है हमारे देश में। नहीं, एक शब्द में आप ये बताइए कि आप इस पूरे सिस्टम में, सिस्टम सरकार का दोष है या जो बीच का सिस्टम बना हुआ प्रशासनिक तंत्र है, किसकी इसमें कमियां? अब इसमें तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो बीच में नेता वगैरह आ जाते हैं, जो नेता लोग हैं, नेताओं की जी सब इन्हीं लोगों की वजह से होता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं या फिर समाज को या जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं अनेक प्रकार के लुभावने देकर, ये तो वहीं से स्पष्ट होता है। इस बार एक चर्चा और आम तौर से चल रही है, संविधान बचाने की बात चल रही है। यदि ये चुनाव सही नहीं हुआ या फिर से रिपीट आ जाते हैं तो संविधान खतरे में आ जाएगा, क्या कहते हैं आप? संविधान खतरे में नहीं आएगा। 70 साल से संविधान चल रहा है, उसी पर देश चल रहा है। तो क्या इस बार भाजपा नहीं आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा? कैसा संविधान खतरे में पड़ जाएगा भाई? नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जो कांग्रेस के घटक सहयोगी दल भी हैं, बार बार मंचों से यही कहते हैं यदि चुनाव गलत हो गया, गलत हाथ में बागडोर फिर से चली गई, जनता ने सही चुनाव नहीं करा तो संविधान को बदल देंगे भाजपा वाले। इस पे आपका क्या मत? संविधान को कैसे बदल देंगे? ये मेरा मत ये है कि जैसे मान लिया कि संवैधानिक अधिकार SC ST को मिला था कि यदि कोई सवर्ण कास्ट का या कोई उनको सताएगा तो उसको जो है दंडित किया जाएगा। बहन मायावती जी आई, उन्होंने इस आर्टिकल को थोड़ा शिथिल किया कि कोई भी यदि सताने का मुकदमा दर्ज कराता है SC ST उन पर, तो पहले उसकी जांच होगी, उसके बाद मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन ये भाजपा सरकार ने ऐसा कर दिया कि सबसे पहले मुकदमा लिखा जाएगा, फिर जांच होगी और जांच होने के बाद फिर उस पर कोई का निर्णय लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो वो सवर्ण क्लास का व्यक्ति जेल चला जाएगा, जेल में 6 महीने रहे, 4 महीने रहे, जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक वो जेल में रहेगा। और अगर मान लिया इन केस 6 महीने लग जाता है जांच में और वो उस पर सिद्ध नहीं होता SC ST एक्ट
तो 6 महीने की उसकी भरपाई कौन करेगा? चलिए राजनीति पे आते हैं। मोदी सरकार ने 400 पार करार दिया है। आप बहुत जानकार है, तजुर्बेकार है, क्या लगता है भाजपा कितनी जाएगी और कांग्रेस सरकार बना पा रही है या नहीं बना? इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इनके सारे मुद्दे फेलोर हो गए। ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, लगभग वो भी मुद्दा इनका फेल हो रहा है। पहले ये शुरू किया कि सबका विकास सबका साथ, वो फेल हुआ। जब तीसरा फेज आया तो इन्होंने भरसक प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन हाँ मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाजपा का नारा है 400 पार। देश के जानकार हैं आप लोग, राजनीति को बहुत नजदीक से देखे, क्योंकि गांधी परिवार घराने से बिल्कुल आपका घरेलू संबंध रहे हैं। क्या लगता है केंद्र में इस बार किसकी सरकार? सरकार तो हमको लग रहा है, जैसे समाचार में देखता हूँ हर जगह का 3 चरण का वोटिंग हो गई है, उसमें लगता है कि भाजपा लूज कर रही है। 400 पार तो नहीं कर पाएगी, हो सकता है कि 100-200 तक पा जाएगा। केंद्र में एनडीए या इंडिया? जब होगा हमारे पास बहुमत होगा तो कांग्रेस तो एनडीए बनाएगा। भरोसा नहीं है आपको? नहीं, आपने पूछा नहीं क्या सरकार कैसी हो, जब हमने बताया 200 ही पाएंगे। मैंने पूछा एनडीए या इंडिया अलायंस? नहीं, इंडिया। आई कन्वर्जिया सर, संविधान बचाने की बात चल रही है हर तरफ। क्या लगता है यदि भाजपा सरकार में आती है, संविधान के साथ छेड़खानी करने वाले? ऐसा ये कुछ क्या कर जाए, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। यही तो बात है कि हिंदुस्तान की जनता बौखलाई हुई है। बाकी यो तो संविधान अगर खत्म करेंगे तो अराजकता फैलेगी और लोकतंत्र कैसे बचेगा फिर? यही सब तो मुद्दे हैं कि संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है, एससीओ का आरक्षण खतरे में है। चुनाव का ही तो मेन मुद्दा है। और रह गई बात हद खत्म करने की, खत्म तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये है कि जिनके पूर्वजों में संविधान लिखने की योग्यता नहीं थी, आज वो संशोधन कर रहे हैं और खत्म करना चाहेंगे, लेकिन खत्म तो नहीं कर पाएंगे। तो चुनावी चौपाल में आपने देखा और सुना किस तरीके से बुद्धिजीवी समाज ने अपने मत बताए हैं और किस तरीके से बताया है वर्तमान की सरकार के हालात और आने वाले नतीजों पर भी अपनी राय जाहिर की है। वीटीवी इंडिया आप सभी से अपील करता है कि मतदान जरूर करें, बढ़ चढ़कर मतदान करें, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ शिबू खान, वीटीवी इंडिया, अमेठी।